डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही पेट्रोल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। भोपाल के एक पेट्रोल पंप पर मैं मौजूद हूं और यहां आज का रेट आपको दिखाता हूं। पिछले कई दिनों से लगातार पेट्रोल के डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है। आज का जो रेट है वो 103 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर तक पहुँच गया है। ये सामान्य पेट्रोल के दाम है और अगर हम स्पीड पेट्रोल की बात करें तो 106 रुपये से ज़्यादा प्रति लीटर दाम हो चुके हैं। दूसरी ओर डीजल के दाम मैं आपको दिखाना चाहूँगा। डीजल पंप है लेकिन यहाँ वाहन बहुत कम नज़र आते हैं डीजल डलवाने के लिए, क्योंकि महंगाई की मार ही इतनी है कि लोग जेब ढीली नहीं कर पा रहे हैं। 94 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर आज का डीजल का दाम है। लगातार अगर हम बात करें तो 40-42 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है। आम लोगों पर, जेब पर बहुत ज़्यादा असर इसका पड़ रहा है। कुछ लोगों से ही जानते हैं। आप बताएं कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं और महंगा लगातार पेट्रोल हो रहा है, क्या कहें? रुपये का डलवा रहे हैं सर। पेट्रोल बहुत महंगा है, 200 रुपये सैलरी, 50 रुपये का पेट्रोल। जी, आप क्या कहेंगे, किसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? लगातार महंगाई बढ़ रही है तो सरकार को ही मानेंगे हम लोग। तो क्या होना चाहिए? तो पेट्रोल तो कम होना चाहिए। पेट्रोल काफ़ी चीज़ महंगी हो गई है, तेल भी महंगा हो गया खाने का। आप बताइए कितना असर पड़ रहा है? सर बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, पहले 90-92 था, अब 103-104 हो गया। जो भी पॉकेट मनी मिलती है वो पेट्रोल में ही जा रही है हमारी, तो और उसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को कम से कम पेट्रोल के बढ़ते रेटों को कम करना चाहिए, या तो उसी वहीं पे रोक दें, लेकिन नहीं, वो निरंतर बढ़ ही जा रहा है रेट। क्या करें हम? सर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टैक्स पेट्रोल डीजल पर लगता है पूरे हिंदुस्तान में, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं कि लोग पशुपेश में हैं, जेब लगातार ढीली हो रही है, तेल में आग लगी हुई है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहें और क्या करें, और लगातार पेट्रोल के दाम जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 33% वेट और प्रति लीटर पर 4.5 रुपये पेट्रोल पर जो है वो सेस लगता है। इसीलिए मध्य प्रदेश में प्रत्येक 100 रुपये पर 37 रुपये मध्य प्रदेश सरकार के पास जाते हैं, बाकी केंद्र के पास और डीजल पेट्रोल कंपनियों के पास। यही वजह है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल डीजल भोपाल और मध्य प्रदेश में ही मिल रहा है। दूसरी लहर की मार आम जिंदगियों के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ी, तो वहीं महंगाई की मार ने लोगों की दुश्वारियां और बढ़ा दी। महंगाई में इजाफे के लिए कहीं ना कहीं कुछ हद तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों का भी बहुत बड़ा योगदान कहा जा सकता है, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी है। इस वक्त मैं इंदौर शहर में मौजूद हूं। इंदौर शहर में पेट्रोल की कीमतों के ऊपर देखें तो काफ़ी अरसा पहले ही शतक लगा चुकी थी कि पेट्रोल की कीमतें, लेकिन 103 रुपये 61 पैसे नॉर्मल सादा पेट्रोल है, तो वहीं सुप्रीम पेट्रोल जो है वो 106 रुपये 73 पैसे। यानी इंदौर में पेट्रोल की कीमतें 100 के आंकड़े को काफ़ी अरसे पहले पार कर चुकी थी। डीजल की कीमतों की बात करता हूं तो 94 रुपये के आसपास डीजल की कीमतें हैं। सूरत हाल कुछ इस तरह है कि कोरोना की मार के बाद में लोगों की आमदनी कम हुई और पेट्रोल कीमत आसमान छू रही है। सर, पेट्रोल की कीमतों के बारे में क्या कहेंगे? किस तरह के हालात दिख रहे हैं शहर के अंदर? 100 का आंकड़ा तो काफ़ी पहले ही पार कर चुका हो गया, बहुत परेशान हो गए। ऐसा लगता है साइकिल चला लें। अब तो साइकिल चलाने की नौबत आ गई। तो आएगा ही। अब कितना कमाएंगे और कितना डलाएंगे, गाड़ी में एवरेज है नहीं। अच्छा, तो पेट्रोल उतना ही डलवा पा रहे हैं या अब कम कर दिया है पेट्रोल डलवा? कम कर दिया ना, जितनी जरूरत लग रही है उतने डला रहे हैं आप। हाँ, घर के बजट पे कितना फर्क पड़ जाता है सर पेट्रोल डीजल की वजह से? बहुत पड़ गया फर्क, सोचना पड़ता है। कोरोना के हालात किस तरह के देख रहे हैं? शहर में ठीक है, पहले से तो बेहतर हुआ है? हाँ, पहले से बेहतर हुआ। चलिए, कोरोना से थोड़ी राहत है, लेकिन महंगाई से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। पेट्रोल की कीमतें, सर पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं, कितना फर्क पड़ा आपके बजट? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा सर, हालत खराब हो गई। कोरोना के अंदर काम धंधे बिजनेस वगैरह सब में फर्क पड़ा। आप क्या करते हैं? सर मैं प्लम्बर हूँ। प्लम्बर है जी हाँ। अब अनलॉक के अंदर आपका काम शुरू हुआ होगा, लॉकडाउन में तो बिल्कुल नहीं बंद था। 300 का पेट्रोल डलवा रहे हैं? जी हाँ। 3 लीटर पहले तो ज्यादा आ जाता था? ज़्यादा आ जाता था। तो अब बजट में किस तरीके से बस ऐसी कटौती की जा रही है? ऐसी कटौती की जा रही है। तो हालात इसी तरह के हैं। भाई साहब से पूछ लेते। सर आप क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों की जो स्थिति है क्या नजर आ रही है? ज़्यादा है, लेकिन अब बढ़ाना जरूरी है। नौकरी में तो लगेगा ही पेट्रोल। फील्ड जॉब है आपका? गवर्नमेंट जॉब में। तो बजट मेंटेन हो जाता है? नहीं भी होगा तो अब लड़ तो सकते नहीं किसी से अपन। हाँ सर, आप तो वैसे भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन फिर भी
महंगाई की मार तो पड़ रही, बिल्कुल पड़ रही। कोरोना के हालात कैसे देख? मेरे पिताजी को खो चुका हूँ उसमें। सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों ने किसी न किसी को खोया है। अब लग रहा है कि थोड़ी सी स्थिति नॉर्मल होगी शहर में। देखते हैं, जनता जागरूक रहेगी तो नॉर्मल होगी, और नहीं तो फिर स्थिति वही है। अभी जागरूकता है सर, क्योंकि आपने फादर को खोया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे साथी हैं जो हम लोगों ने भी कई साथियों को खोया है, वो दर्द हम समझते हैं सर। अब लग रहा है कि शहर के अंदर थोड़ा सा लोग अवेयर हुए नहीं? अवेयर हुए हैं, क्योंकि जिन्होंने खोया है वो तो अवेयर हो रहे हैं, दूसरों को भी बता रहे हैं कि भाई आप थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखें, बाहर अनावश्यक ना निकलें, तो बेस्ट है। बाकी फिर आप स्वयं भी अपने लिए चिंतित रहेंगे, परिवार के लिए, तो अच्छी बात है। सर आपके परिवार के साथ हमारे इंडिया न्यूज़ परिवार की पूरी संवेदना है और आपके पिताजी को श्रद्धांजलि। तो सूरत हाल इंदौर शहर की कुछ इस तरह से नजर आती है कि हालात अब पहले से बेहतर होते नजर आ रहे हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने कहीं ना कहीं लोगों का बजट बिगाड़ कर रखा हुआ है। और शहर में प्री मानसून की फुहारों के साथ यहाँ की गर्मी के अंदर कुछ हद तक कमी महसूस की जा रही है। औसत यहाँ का टेम्परेचर तकरीबन 4 डिग्री कम महसूस किया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं गर्मी से राहत तो है। साथ ही अच्छी खबर ये भी है कि इंदौर शहर के अंदर कोरोना का ग्राफ गिरता जा रहा है। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की अगर मैं बात करता हूँ तो 202 पॉजिटिव पेशेंट्स इस शहर के अंदर रजिस्टर किए हैं। साथ ही संक्रमण का जो दर है वो 1.9% तक पहुंच चुका है, यानी संक्रमण का दर भी काफी हद तक गिर चुका है। एक्टिव पेशेंट्स की बात करता हूं तो तकरीबन 1300 के आसपास एक्टिव पॉजिटिव पेशेंट्स इंदौर शहर के अंदर है। इंदौर शहर के अंदर राहत इस बात की है कि अब धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ और रियायतें दी गई इस हफ्ते के अंदर। ये कहा गया है कि अब सब्जियों की दुकानें, किराने की दुकानें शाम को 6 बजे तक खुली रहेंगी, लिहाजा वक्त बढ़ाया गया है। कहीं ना कहीं थोड़ी राहत महसूस की जा रही है। हालांकि शादियों को 15 मई तक अब भी मनाही है। साथ ही धार्मिक स्थल नहीं खुले हैं, किसी भी धार्मिक स्थल को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि इंदौर शहर के अंदर अब किस तरह से सामान्य स्थितियां नजर आने लगी हैं। दुकानों पर हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए गए हैं, लेकिन लोग यहां पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कोरोना की स्थिति इंदौर शहर के अंदर किस तरह है, लोग किस तरह से, सर स्थिति कैसी देख रहे हैं इंदौर के अंदर? अब कोरोना की स्थिति पहले से बेहतर है? पहले से काफ़ी ठीक है, और जो अब समय भी बढ़ाया है तो ग्राहक भी अब भीड़ वगैरह नहीं लग रही है, हिसाब से आ रहे हैं अपने और सामान ले जा रहे हैं। अच्छा, बिजनेस काफ़ी समय से बंद था, काफ़ी समय से कम था, लेकिन अब लग रहा है कि धीरे धीरे मार्केट उठ रहा है। हाँ, अभी तो एकदम ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों का ने पैसा नहीं है, वो केवल अपनी आवश्यकता की ज़रूरी चीज़ें ही ले पा रहे हैं। आवश्यकता की ज़रूरत वाली जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की है, केवल वो चीज़ें ले पा रहा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं शहर के अंदर, लग रहा है मास्क वगैरह लग रहा है, और हम भी हमारे यहाँ करवा रहे हैं बराबर। और रस्सी बांधी है आप? जी हाँ, रस्सी भी बांधी है। सभी ग्राहकों से भी निवेदन करते हैं कि आप दूरी से आइए, मास्क लगा के रखिए। कई ग्राहक यहाँ मास्क खोल लेते हैं मिर्ची वगैरह के कारण, कि उन्हें धात सी महसूस होती है। मसाले का काम भी है, किराने का भी है, तो उन्हें हम बोलते हैं कि आप मास्क लगा के ही रखिए। यानी ये संदेश दिया जाता है। सर कैसी स्थिति देख रहे हैं इंदौर शहर? अभी बहुत अच्छा स्थिति है, पहले से बेहतर है और अच्छा है। और ऐसे भी इंदौर बहुत डिसिप्लिन्ड एरिया है। यहाँ के लोग खुद सेल्फ डिफेंस करते हैं, खुद ही मास्क यूज करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं। यानी अवेयरनेस दिखती है शहर के अंदर। आप यही नहीं, अगर अपन दूसरी जगह पे भी? हाँ, हर जगह सोशल अवेयरनेस तो है, बहुत अच्छा है। लोग घरों से नहीं निकलते हैं, बहुत टाइम था तो घरों से नहीं निकले लोग। सर वैक्सीन लगवाया? हाँ, मैंने लगवाया फर्स्ट डोज। हाँ, फर्स्ट डोज हो गया है, सेकंड डोज 28 जून को है। तो सर से पूछ, सर वैक्सीन लगवाया आपने? हाँ, वैक्सीन लग चुका है 1 डोज, और दूसरा डोज अब तो 84 डेज बाद लगेगा। अच्छा, तो शहर में वैक्सीन को लेके भी अवेयरनेस तो दिख रही है? हाँ, ये भी है, और ये लगवाना चाहिए, हर व्यक्ति को लगवाना चाहिए, जिससे कम से कम वो एक सुरक्षा चक्र कोरोना से हो जाए उसका। सुरक्षा चक्र बना रहे। इंदौर के बाशिंदे इस बात को लगातार कहते हुए नजर आते हैं। मैम, इंदौर में कोरोना की स्थिति कैसी देख रहे हैं? लग रहा है चीजें नॉर्मलाइज हो रही? हाँ, चीजें नॉर्मलाइज हो रही है भैया। अब धीरे धीरे लोग अवेयरनेस कर रहे हैं, मास्क लगा के घूम रहे हैं, पहले से बेहतर है स्थिति। तो चलिए, सूरत हाल इंदौर शहर का कुछ इस तरह से है कि अवेयरनेस के नाम पर लोग काफ़ी हद तक मुस्तैद नज़र आते हैं। थोड़ी तस्वीरें मैं आपको इस मार्केट की दिखाता हूं कि यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि अब भी ये समझा जा सकता है ये गोले ज़रूर बनाए गए हैं, लेकिन
ग्राहकों को आप देखिए कि ग्राहक कहीं ना कहीं भीड़ फिर भी लगा लेते हैं, कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा डिस्टेंस अगर मेंटेन करें, हालांकि डिस्टेंस तो मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं। सर, शहर में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लगता है कि लोग मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहा है। हाँ, स्थिति बेहतर है? स्थिति अब बेहतर लग रही है? हाँ, संभली डरे हैं लोग, लेकिन संभल रहे हैं अपने आप। संभल रहे हैं, शहर भी संभल रहा है। शहर भी संभल रहा है। चलिए, इंदौर शहर संभलता हुआ नजर आता है, थोड़ा और वक्त लगेगा, लेकिन जहां तक इंदौर शहर की बात की जाती है कि इंदौर शहर के बाशिंदे यही संदेश देते हुए नजर आते हैं कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, क्योंकि ये वही शहर है जिसने सबसे ज्यादा कोरोना की मार मध्य प्रदेश के अंदर झेली है। अरविंद के साथ अतियाब शेख, इंडिया न्यूज। जबलपुर में लॉकडाउन है और ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी गरीब और बेसहारा लोगों तक भोजन पहुंचाने की है। पहले ये व्यवस्था जिला प्रशासन करता था पिछले लॉकडाउन में, लेकिन अब ये जिम्मा जो है वो सामाजिक संस्थाओं ने लिया है, जो लगातार लोगों तक, जो गरीब और बेसहारा लोग हैं उन तक प्रतिदिन भोजन पहुंचाती हैं। लगातार जो कोरोना की दूसरी लहर जब आई थी तब से लेकर अब तक लगातार जो है वो ऐसी संस्थाएँ सड़कों पर उतरी हुई हैं और लगातार लोगों की मदद कर रही हैं। प्रतिदिन जो है वो इस तरीके से खाने का वितरण जो है वो किया जाता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी संस्थाओं को धन्यवाद देते हैं जिन तक भोजन पहुंचता है। हमारे साथ संस्था के पदाधिकारी, हम उनसे जानते हैं किस तरीके से आप लोग लोगों की मदद कर रहे हैं। शहर अनलॉक हो चुका है, लेकिन अभी स्थिति सही नहीं है। पल्लेदार रिक्शे वाले अभी भी बेरोजगार हैं और करीब हम लोग 22 दिन से रोज़ खाने का वितरण कर रहे हैं। करीब 800 से 850 पैकेट। बहुत सी संस्था ने खाना बांटना बंद कर दिया, लेकिन हम लोगों ने देखा कि ज़रूरत अभी भी है, तो उसको देखते हुए हम लोग रोज़ 1000 से 800 पैकेट खाने का वितरण करते हैं और अभी हमारा कार्यक्रम ऐसे ही निरंतर जारी रहेगा। कहाँ कहाँ आप लोग बांटते हैं, किन किन जगहों पर आप जाते हैं? हम लोगों की 8 टीम तैयार हैं। हम लोग 2-2, 3-3 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, 2-2, 300 पैकेट लेके जाते हैं। मेडिकल जाती है एक टीम, विक्टोरिया, और जो भी रास्ते में रिक्शे वाले, ठेले वाले, पल्लेदार मिलते हैं, गरीब आदमी मांगने वाले, उनके लिए खाना उपलब्ध कराते हैं। और बीच में हम लोगों ने पुलिस वालों के लिए भी मैंगो शेक का और बच्चों के लिए बिस्किट के पैकेट का भी वितरण किया। और मतलब हम लोग 20 दिन से 22 दिन से ये कार्यक्रम कर रहे हैं और अलग अलग हम लोगों की डिश तैयार होती हैं। किसी दिन पूड़ी सब्जी, इडली सांभर, खीर पूड़ी। बिल्कुल, ये संस्थाएं हैं जो लगातार ऐसे लोगों तक भोजन पहुंचाने का काम कर रही हैं जिन तक जो है ऐसे समय में परेशानी है, लॉकडाउन है, काम नहीं है, और भोजन जो है उनके लिए बड़ी एक समस्या है कि पहले जब जिला प्रशासन उनके लिए व्यवस्था करता था, सोचता था, लेकिन इस बार जो है ऐसी कोई भी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। यही वजह है कि ऐसी संस्थाओं की ज़रूरत जो है वो कहीं ना कहीं है, और ऐसी संस्थाओं की ये पहल वाकई में काबिले तारीफ है कि जो लगातार इस तरीके से लोगों की मदद कर रही हैं। कोरोना का संक्रमण और तीसरी लहर की आशंका में बच्चों पर प्रभाव पड़ने की आशंका है। ऐसे में खंडवा से एक अच्छी खबर आई है। यहाँ 9 माह के देवांश ने कोरोना से जंग जीती है। ये जंग कैसे जीती गई, क्या सुविधाएं रखी गई, क्या सावधानियां रखी गई और कैसे इलाज दिया गया, ये डॉक्टर्स की टीम से जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका परिचय दीजिए और ये बताइए कि किस तरह का मामला था। मेरा नाम डॉक्टर प्रमिला वर्मा है। मैं प्रोफेसर HOD हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खंडवा में। जी, आपका सवाल? जी, मेरा सवाल ये है कि किस तरह का मामला था और कैसे आप लोगों ने ये इस मामले को सुलझाया। ये हमारे लिए शुरुआत में तो एक जैसे दूसरे बच्चे निमोनिया से आते हैं वैसा ही था। सांस की तकलीफ़ थी, ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, सैचुरेशन लो था। बट क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है, पेंडेमिक के टाइम पे कोविड सस्पेक्ट तो करते ही हैं। हमने इनका RT-PCR भेजा, वो पॉजिटिव आने से, और एक्सरे में भी निमोनिया के लक्षण, ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट थी, तो कोविड निमोनिया की तरह हमने इनको ट्रीट किया। जी। तो जो ये पहला मामला था 9 माह के बच्चे का, हम और डॉक्टर्स की टीम से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से चुनौतियां सामने थी आपकी और किस तरह से आपने इसको ट्रीट किया। जब बच्चा आया था तो सांस लेने की दिक्कत के साथ उसकी खुराक भी प्रॉपर नहीं थी। वो सिर्फ अभी तक माँ का दूध ही ले रहा था, तो धीरे धीरे उसकी खुराक शुरू करके बढ़ाई गई एवं सारी दवाइयों के साथ उसकी ऑक्सीजन कम हुई और वो आज स्वस्थ है। तो 9 माह का देवांश स्वस्थ है। यहाँ कोरोना के काल में, पूरे इस संक्रमण काल में जिला महामारी अधिकारी ने इस पूरे मुद्दे को देखा है, कोरोना से जंग को देखा है।
उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अभी ये जो मामला आया है इसके बाद के जो हालात होने वाले हैं उसको लेकर क्या तैयारियां हैं। देखिए, जैसा कि आपने देखा ही है कि हमारा जो एक पीडियाट्रिक वार्ड है 30 बेडेड, ये हमारा तैयार हो चुका है। और इसका फ़ायदा ये मिला, जैसे ही 2 बच्चे अभी पॉजिटिव आए हैं, दोनों को यहाँ पे एडमिट करके और हमारे जो डॉक्टर्स की टीम है उनके द्वारा विशेष देखभाल की जाकर दोनों बच्चे स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो बाकी सब जगह अभी तैयारियां चल रही हैं। हमारा वार्ड तैयार भी हो गया है और बच्चों का ट्रीटमेंट भी स्टार्ट किया जा चुका है। तो खंडवा में तैयारियां चल रही है। देवांश की माँ भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बेटे को क्या हुआ था, कैसे हुआ था और उसके बाद की क्या प्रक्रिया रही। बुखार आया, पहले खांसी चली, फिर नहाया तो ठीक हो गए। जब बच्चे को लगा, पता चला आपको कि कोरोना हुआ है, तो कैसा लगा था आपको? कोई डर था मन में? क्या था ना डर कि कोरोना कहाँ से आ गए है। और जब अस्पताल में आया तो किस तरह का इलाज मिला आपको? हाँ, सही सुविधा थी, मैडम ने इलाज करा, अच्छा इलाज मिला। हाँ। अब कैसा लग रहा है आपको? अब अच्छा लग रहा है थोड़ा। तो आप देख सकते हैं कि 9 माह के देवांश ने खंडवा से कोरोना से जंग जीती है और ये पूरे प्रदेश के लिए एक अच्छी बात है। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो रही है और खंडवा ने एक उदाहरण पेश किया है। अब 1 जून से अनलॉक कर दिया गया है। जिस तरह कोरोना की स्थिति बेकाबू हो गई थी और लॉकडाउन लगाया गया था, स्थिति सुधरने के बाद 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया की गई है। शहडोल में भी 1 जून से यहाँ पे अनलॉक की प्रक्रिया की गई है। हालांकि शुरू में जो अनुमति मिली थी वो किराना दुकान, हार्डवेयर, स्टेशनरी खोलने के लिए अनुमति जिला प्रशासन ने दी थी। उसके बाद आज लॉकडाउन का अनलॉक का 6वां दिन है और जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी करते फिर कहा है कि अब दुकानें और दिन फॉर्मूले पर खोली जाएगी। सोमवार को जो है लेफ्ट साइड दुकानें और मंगलवार को राइट साइड दुकानें खोली जाएंगी। इससे व्यापारी ने राहत की सांस ली है। कहीं न कहीं उनके चेहरे खिल आए हैं। जिस तरह से उनका व्यापार लगभग 2 महीने से बंद था, काफ़ी राहत की सांस ली है व्यापारियों ने। कुछ व्यापारी मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ मार्केट में व्यापारी बात करते हैं। अब जब अनलॉक हो गया है और लेफ्ट राइट का सरकार जिला प्रशासन ने आदेश दिया है, इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, लगभग 2 महीने से पूर्ण रूप से बाजार बनता, व्यापार बनता। आज जिला प्रशासन द्वारा जो हमें छूट दी गई है, व्यापारियों को छूट दी गई है लेफ्ट राइट 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 से, तो कुछ तो हमें राहत मिली है, व्यापारियों को कुछ राहत मिली है। जो बिल्कुल पूर्णतः निरंकुश हो गया था व्यापार, तो कम से कम इस अनलॉक से कुछ व्यापारियों को राहत मिलेगी। तो कितने खुश व्यापारी व्यापारी तो लगभग सभी खुश हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ राहत सबको मिलेगी, तो इसलिए सारे लोग खुश हैं कि एक दिन एक साइड को व्यापार में राहत मिलेगी, दूसरे दिन सामने वाले व्यापारियों को राहत मिलेगी, इसलिए व्यापारी तो खुश ही हैं। तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि 2 महीने के बाद दुकान खुली, वन साइडेड और वन साइड की वजह से। आगे देखते हैं कि क्या राहत मिलती है और गवर्नमेंट की तरफ से। फिर भी बेहतर है पहले से। कितना नुकसान का आपको उठाना पड़ा जब लॉकडाउन बंद था? तो लॉकडाउन में तो बहुत नुकसान, क्योंकि शादी का सीजन था, त्यौहार थे, तो खूब सारे नुकसान। आदमी व्यापार तो खत्म ही हो चुका है। जिस तरह से कुछ व्यापारी बता रहे थे कि यहाँ पे जो अनलॉक किया गया है, जो लेफ्ट राइट की प्रक्रिया बनाई गई है, उससे व्यापारी काफी खुश है। मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन ने एक आदेश और जारी किया है कि जो दुकान खोलेंगे वो व्यापारी रहेंगे, चाहे वो सामने वाला ग्राहक हो, वो वैक्सीनेट जरूर करवाएं और जो दुकानदार है ग्राहक को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। इसके बाद ही दुकान वो ओपन कर पाएगा। राजगढ़ जिले में कोरोना संक्रमण की दर काफ़ी कम हो गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जगह पर बचा हुआ है। लेकिन जो कोरोना वैक्सीन है उसको लेकर प्रशासन द्वारा गांव-गांव में जाकर प्रयास किए जा रहे हैं कि हर घर में हर व्यक्ति को वैक्सीन लगे। यहाँ पर आप देखेंगे घर घर जा रहे हैं, घर में जानकारी ले रहे हैं वैक्सीन लगी या नहीं लगी, घर वालों को सबको वैक्सीन सेंटर पे पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी हैं ग्रामीण भी मौजूद है, यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं। मैडम थोड़ा बताइए हमको, ये जो वैक्सीन को लेकर गांव में जो अभियान चल रहा है, कैंप लगाए जा रहे हैं, हम लोग का प्रयास ये है कि लोगों को बहुत सुगमता से वैक्सीन लग जाए।
ये नहीं हो कि उन्हें कहीं बहुत दूर जाके लगाना पड़े, क्योंकि 18 से 45 के लोग अगर अभी ज़ोर शोर से टीका लगवाएंगे तो वो अपने घर के बड़े लोगों को भी प्रेरित करेंगे, जो भी बच्चे हैं उनको भी टीका लग जाए। तो हम लोग यहाँ पे कई लोगों को जानकारी नहीं होती है, कई बार पता नहीं चल पाता है कि टीका लगा हुआ है, बिल्कुल पास में रखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ घर घर जा रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि लोगों को समझाएं। तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से इसमें रेजिस्टेंस 18 से 45 में कम है, उनको थोड़ा समझाएं, उनके लिए थोड़ी सहूलियत क्रिएट कर दें कि वो पास में ही वैक्सीन का एक सेशन रख दें, तो डेफिनेटली वो लोग बढ़ चढ़ के आएंगे और टीका लगवाएंगे। यही हम यहाँ पे BLO हैं, हमारे सचिव हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, सबको लेके हम लोग घर घर जा रहे हैं। जिसका जिससे जैसे कनेक्ट हो पाए और जिस प्रकार वो समझ के आ जाए, वो उसका प्रयास करके हम सबको लेके आ रहे हैं। पंचायतों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी, प्रोत्साहित भी किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि दल, जो राजनीतिक दल हैं, उससे सब एक हैं, कोई भी इसमें वो नहीं हो रहा है भेदभाव कि भाई ये BJP कांग्रेस, इसमें कुछ नहीं है। कुछ ये कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं वह भी टीकाकरण में विशेष योगदान दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। थोड़ा हम इससे भी जानेंगे, इसे दलगत राजनीति से हटके ये जो देखिए, आज के समय सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता है तो वो टीकाकरण की यहाँ पर है, और माननीय SDM महोदय के प्रयास से लगभग ब्यावरा शहर में सबसे अच्छा कार्य हो रहा है। और हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है माननीय SDM महोदय से, और साथ में प्रशासन से भी प्रेरणा मिलती है कि टीकाकरण हो। और साथ में हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा भी कहा गया है कि जो प्रथम और द्वितीय जो आएगा उसे जो है विधायक निधि के माध्यम से पुरस्कृत किया जाएगा। तो निश्चित ही आज देखने को मिल रहा है कि लोग टीकाकरण लोग जा के करा रहे हैं। यहाँ इसी गांव में खुरी में लगभग चौथी बार आज जो है टीकाकरण हो रहा है। कुछ हमारे साथ टीका लगवा चुके लोग भी हैं। टीका आपने लगवा लिया काका? पहले लगवा लिया? बहुत बढ़िया। कब लगवाया था? वो पहला दौर में। पहले दौर में टीका लग चुके। हाँ, कुछ वो तो दिक्कत नहीं आई, कुछ भी नहीं आई, अभी नहीं लगी है। तो लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहे होंगे आप? हाँ, लगा रहे हैं, टीका लगवाओ। हाँ, लगवाओ, मुख भेज रहे कर रहे हैं, सबको भेज रहे हैं। हाँ, सबको भेज गए हो। नानो तो और बच्ची की बात जा रही है। वैक्सीन को लेकर कुछ भ्रांतियां जो लोगों के दिमाग में थी, उसको प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी गांव-गांव पहुंचकर लोगों को समझाइश दे रहे हैं, लोगों की भ्रांतियां दूर करने में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पर जो है वैक्सीनेशन का काम जो है ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है। यहाँ पर देखिए आप, ये वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। यहाँ बैठे हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, साथ ही ब्लॉक पंचायत के कर्मचारी भी हैं। यहाँ पर सिस्टर मौजूद है। थोड़ा बताइए वैक्सीनेशन के बारे में। अरे कहीं भी सेकेंड डोज 84 दिन बाद लगेगा। 47 दिन से कुछ नहीं, 84 दिन बाद अभी जो और हितग्राहियों को समझाया कि बुखार भी आएगी, घबराना मत, 2 दिन तक बुखार रहेगी। हाँ, 84 दिन बाद। छिंदवाड़ा ज़िले में कोरोना का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। छिंदवाड़ा जो है वो अनलॉक हो चुका है। वहीं जो है आम जिंदगियां भी पटरियों पर आ रही हैं। लोग धीरे धीरे अपनी जो दिनचर्या है उसको वापस सुचारू ढंग से करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच जो है हम छिंदवाड़ा के कलेक्ट्रेट में खड़े हैं और यहाँ पर आशा कार्यकर्ताएं पहुँची हुई हैं। छिंदवाड़ा में तकरीबन 3000 के ऊपर आशा कार्यकर्ताएं हैं और ये लगातार 2005 से आज 2021 तक अपनी मांगों को लेकर परेशान है। लगातार ये प्रशासन के पास जाती हैं, इनकी बात रखती हैं। वहीं जो है जनवरी से लेकर अब तक ये आशा कार्यकर्ताएं तकरीबन 10 से 12 बार अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के पास पहुंच चुकी हैं, लेकिन अब तक इनका कोई निराकरण इनकी समस्याओं का नहीं हुआ। इनका कहना है कि इनका नियमितीकरण किया जाए, इनका जो वेतन है उसको नियमित किया जाए, वहीं जो इनको सरकारी कर्मचारी होने का दर्जा दिया जाए, इसके साथ साथ इनसे जो अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है वो जो है उसका अलग वेतन इनको दिया जाए। तो हम इनसे बात करते हैं कि क्या इनकी समस्याएं और किन चीज़ों को लेकर लगातार जो है सरकार से गुहार लगा रही हैं। ये बताइए, किन मांगों को लेकर आप लोग लगातार जो है प्रशासन के पास और सरकार के पास पहुंच रहे हैं? हम शासन प्रशासन से हमारी आशा उषा सहयोगी कार्यकर्ता को नियमितीकरण का दर्जा दिया जाए और हमारी इसमें मानदेय में बढ़ोतरी की जाए और हमारा आशा सहयोगी को TADA दिया जाए। अगर एक सरकारी कर्मचारी को 25 से 50 हज़ार का वेतन दिया जाता है, वही काम ग्रामीण क्षेत्र में रहकर हमारी आशा कार्यकर्ता 24 घंटे करती है तो उन्हें सिर्फ 2000 का मानदेय दिया जा रहा है। महंगाई भत्ते को देखते हुए 2000 में हम शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि महंगाई भत्ते को देखते हुए और सरकारी कर्मचारी को देखते हुए हमारी आशा उषा सहयोगी बहन को भी सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे।
और हमारी भी मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। कितना समय हो गया आप लोगों को अपनी मांगों को लेकर जो है घूमते हुए भटकते हुए? हम तो 2006 से भटकते 21 तक भटक गए, पर अभी हमने जनवरी से लगातार 8 से 10 ज्ञापन दे चुके हैं, पर शासन प्रशासन ने अभी तक हमारी कोई मांगे नहीं सुनी है। तो हम अभी गुलाबी गैंग के माध्यम से